शाम के 6 बज चुके हैं और 6 बजे की 6 बड़ी खबरों की बात करेंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे 6 बजे की 6 तस्वीरें पहले दिखाते हैं, उस पे आगे विस्तार से बात करेंगे। तो 6 बजे की ये 6 बड़ी खबरें, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अतीक अहमद से जुड़ी हुई, जिसमें एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और अतीक और अशरफ ने कई राज उगले हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिल पा रही है। दूसरी खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक दुखद और बड़ा हादसा हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और इस हादसे में करीब 12 लोगों की जान गई। तीसरी खबर, जहां पार्षदों की फर्जी सूची जारी करने पर कांग्रेस की बैठक है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री ने बड़ा बयान दिया कि दहशत फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। पिछली सरकारों में माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, संजय निषाद ने कहा। पांचवी तस्वीर, जहां M3M बिल्डर पे FIR दर्ज हुई है। न्यूज वन इंडिया की खबर पे यहां बड़ा असर हुआ और अब कोर्ट करेगा फैसला। उधर छठी तस्वीर, छठी खबर, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जबरन फंसाने की साजिश रची जा रही है। 6 बजे की ये 6 बड़ी खबरें, जिस पे आगे बात करेंगे। लेकिन 6 बजे की 6 बड़ी खबरों की बात करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां निकाय चुनाव पे बीजेपी की दिल्ली में अहम बैठक है और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी दिल्ली में हैं। दोनों पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से मेयर के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। तो निकाय चुनाव को लेकर मंथन जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं, बैठक की जा रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में मुलाकातों और बैठकों का दौर जारी है। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, निकाय चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर धर्मपाल सिंह और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। क्या कुछ आज उनका प्लान, क्या कुछ रणनीति, किन किन से मुलाकात होगी, क्या मंथन? देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए, जो माथापच्ची है वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कहीं न कहीं उम्मीदवारों को लेकर, खासतौर से मेयर पद के लिए उम्मीदवारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हाल ही में लखनऊ में एक बैठक हुई थी, जिसमें कई नामों को लेकर चर्चा किया जाता है। ऐसे में आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश के जो संगठन महामंत्री है धर्मपाल सिंह, वो सुबह करीब 10 बजे के आसपास दिल्ली स्थित यूपी भवन पहुंचे और अभी तक वो यूपी भवन में ही मौजूद है और दोनों के बीच कहीं न कहीं चर्चाएं भी इस दौरान हुई है। सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय आलाकमान भारतीय जनता पार्टी को उससे मिलने का समय मांगा गया है, जिसमें खासतौर से अगर हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की बात करें या जो संगठन के महामंत्री हैं DL संतोष, उनसे कहीं न कहीं वक्त मांगा गया और बताया जा रहा है कि देर शाम या देर रात तक जो मुलाकात है वो कहीं न कहीं हो सकती है, जिसका भी इंतजार किया जा रहा है। उधर से जब समय मिल जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से जो मुलाकात होगी और मुलाकात के दौरान जो उम्मीदवारों की जो एक तरीके से सूची बनाई गई, उनके सोचे यही बताते हैं कि जो सूची है वो बना ली गई है, जो नाम है वो तय कर लिए गए हैं। अब स्थायी आला कमान के जो अंतिम मुहर है उसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि इस बीच में अगर आप देखिए, कई जो प्रत्याशी हैं उन पर कहीं न कहीं फिर से चिंतन मंथन भी हो सकता है, कई बातें निकल सामने आ सकती है। लेकिन अब कहीं न कहीं लगभग फाइनल हो गया है कि कौन सा किन लोगों को कहाँ चुनाव लड़ाना है, खासतौर से मेयर के लिए। तो निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक के बाद कहीं न कहीं तमाम चिंतन मंथन के बाद लखनऊ में एक सूची बनाई गई है और संभवतः जब केंद्रीय आलाकमान की ओर से इस सूची पर मुहर लग जाती है तो निश्चित रूप से पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए जो प्रत्याशियों की जो सूची है वो भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द जारी कर सकती है। फिलहाल दोनों ही, चाहे संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की बात करें, प्रदेश के संगठन महामंत्री है, इसके अलावा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, दोनों ही लोग दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन में मौजूद है और निश्चित रूप से थोड़ी देर का वक्त बचा है जब संभवतः वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा या जो संगठन के महामंत्री है DL संतोष, उनसे कहीं न कहीं मुलाकात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में मुलाकातों और बैठकों का दौर जारी है निकाय चुनाव को लेकर। केंद्रीय नेतृत्व से मेयर के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। तो यूपी निकाय चुनाव पे बीजेपी की दिल्ली में यह अहम बैठक है। और निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। मेयर प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है और दूसरी लिस्ट में 6 महापौर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इससे पहले सपा ने 8 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी और आज
दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 6 नाम है। तो दूसरी लिस्ट में 6 महापौर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इससे पहले सपा ने 8 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, पहली सूची। दूसरी सूची में 6 नाम है। तो निकाय चुनाव को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है, सूची जारी की जा रही है। सपा एक सूची पहले जारी कर चुकी है, दूसरी सूची आज जारी की गई है, इसमें 6 नाम है। और इससे पहले भी 8 नामों की एक सूची जारी की गई थी। तो सपा ने कहां से किसे प्रत्याशी बनाया है ये हम आपको बताएं। मथुरा से तुलसीराम शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी से ओपी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। आगरा से ललिता जाटव को महापौर का प्रत्याशी घोषित किया गया है। अलीगढ़ की बात करें तो यहां जमीरुल्लाह खान को टिकट दिया है। और गाजियाबाद से नीलम गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। मथुरा से तुलसीराम शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, समाजवादी पार्टी ने आज दूसरी सूची जारी की। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि अपने प्रत्याशियों को जल्द से जल्द जारी किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नया आरक्षण जारी हुआ है उसके हिसाब से जिताऊ क्षेत्रीय जो समीकरण बैठा सके, राजनीतिक समीकरण में फिट बैठे और सबसे बड़ी बात वो सीट जीतकर पार्टी की झोली में डाल सकता हो। कहीं न कहीं ये महत्वपूर्ण होता है। आज भी समाजवादी पार्टी ने 6 अलग अलग नगर निगमों के जो मेयर प्रत्याशी हैं उनको घोषित किया है, जिसमें बरेली, मथुरा, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़ और गाजियाबाद शामिल है। तो कहीं न कहीं एक कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से जरूर की गई है कि बेहतर ढंग से प्रत्याशियों को जारी किया जाए ताकि इन सीटों पर बेहतर चुनाव हो सके। हालांकि अगर हम अलीगढ़ सीट की बात करें तो जमीरुल्लाह खान पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी, उन पर समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं भरोसा जताया है और उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो नीलम गर्ग की पत्नी है पीएन गर्ग, नीलम गर्ग जो कि पीएन गर्ग की पत्नी है, उनको इसमें प्रत्याशी बनाया गया है। तो सीधे तौर पर लगातार कहीं न कहीं जो क्षेत्रीय समीकरण है वो भी बैठाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सूची के जरिए की गई है। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम दल जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज दूसरी सूची जारी की है जिसमें 6 नाम शामिल हैं। और आरएलडी ने भी प्रत्याशियों का ऐलान किया है और निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आरएलडी ने 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ आरएलडी ने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। और लगातार अब निकाय चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे वो बढ़ती जा रही हैं। तो आरएलडी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। 19 नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो राष्ट्रीय लोकदल ने मथुरा से वीरेंद्र सिंह को, तो बागपत से रियाजुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है। खेकड़ा बागपत से रजनी धामी आरएलडी प्रत्याशी बनी है। और मोदी नगर से विनोद गौतम को उम्मीदवार बनाया है। लोनी से रंजीता धामा जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया। गंगोह से शमा परवीन आरएलडी प्रत्याशी बनी है। अंबेटा पीर से रेशमा और ननोता से नावेद अख्तर को आरएलडी ने उम्मीदवार बनाया है। जलालाबाद से अब्दुल गफ्फार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो कांधला से मिर्जा फैजल बेग जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया है। और एसके वाजपेयी इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, समाजवादी पार्टी ने भी एक लिस्ट जारी की, आरएलडी ने भी लिस्ट जारी की है जिसमें 19 नाम शामिल है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। 2022 के चुनाव से दोनों एक साथ हैं। और अगर हम आज की आरएलडी की लिस्ट की बात करें तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों की लिस्ट है
जहां पर राष्ट्रीय लोक दल का प्रभुत्व है या जहां पर लगातार लोक दल को बेहतर परफॉर्मेंस मिलती रही है, उन सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद आरएलडी ने आज ये लिस्ट घोषित की है। हालांकि ये लिस्ट 19 नामों की है, जिसमें मथुरा, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे जिले शामिल हैं। और इन्हीं जिलों की सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के साथ लगातार गठबंधन रहा। 2022 के चुनाव में भी आरएलडी ने यहाँ से ज्यादा विधायक अपने उतारे थे सपा से गठबंधन करने के बाद। तो कहीं ना कहीं अब जब नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ एक सामंजस्य बिठाकर उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश की गई है जहां से प्रत्याशियों को जिताया जा सके। हालांकि इसमें अगर हम सूची को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी बैठाने की कोशिश की गई है, क्योंकि मुस्लिम, चाहे वो मुस्लिम हो, जाट हो या गुर्जर हो, उन प्रत्याशियों को भी इस सूची में जगह दी गई है। तो सीधे तौर पर एक कोशिश आरएलडी की तरफ से कि एक बेहतर परफॉर्मेंस नगरीय निकाय चुनाव में हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही होगी वहां भारतीय जनता पार्टी की टक्कर आरएलडी से होने वाली है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में। जी बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए आरएलडी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है, जिसमें 43 प्रत्याशियों की यह लिस्ट जारी की गई है। तीसरी लिस्ट है ये, और चुनाव के लिए ये उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जहां 18 सीट से पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को टिकट मिला है। कोथूर से जी मंजुनाथ को, और न्यूज वन इंडिया की संवाददाता ने यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद से खास बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पार्टी अध्यक्ष और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा फेक इनकाउंटर हो गया और एक वर्ग विशेष पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, विपक्ष के पास सवाल उठाने का के अलावा बचता ही क्या है। जनता ने जब उन्हें खुद ही फर्जी घोषित कर दिया, 5-5 बार सरकारें रहीं पिछड़ों के नाम पर, दलितों के नाम पर 4 बार रहीं, और लोगों का भरोसा टूट गया, उनके लिए एक कानून भी नहीं बना पाए। और संदीप निषाद, उमेश पाल दोनों पिछड़े थे। जब उनकी हत्या हुई तो इन लोगों की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला था। इसे पता चलता है निषाद विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। आज उसका अपराधी मारा जाता है, हत्यारा मारा जाता है, और हत्यारे के साथ ये खड़ा रहते हैं, तो इसे पता चलता है कि ये लोग हत्यारों के साथ रहकर सरकार बनाए। इन लोगों ने उनको, ऐसे लोगों को संरक्षण देते थे, आज हमारी सरकार सजा दिलाने में काम आती। तो जनता है, जनता अपना जवाब देगी। आज के दिन में इसे पता चल जाता है कि उनकी नीयत क्या है। इन लोगों को सपा और बसपा के समय, इन लोगों के समय था, कभी कार्रवाई नहीं की जाए। उमेश पाल जब जो है राजू पाल की हत्या हुई थी तो इन लोगों की सरकारें थी, उस समय कोई प्रभावी नहीं कदम हुआ। उनका गवाह था उमेश पाल, उसके समय उसकी हत्या हो गई, हमारी सरकार है, तुरंत उस पर प्रभावी कदम हुई। आज के दिन में 5 लाख का इनामी बदमाश था, उसको आत्मसमर्पण करना चाहिए था, लेकिन आत्मसमर्पण न करने के नाते और दूसरी वारदात करने के लिए, तो अभिरक्षा में लेने के लिए पुलिस जो भी काम करेगी उसके है। अब विपक्ष जिसके सहारे सरकार में रहते थे, उसके साथ तो विपक्ष अपनी आवाज़ उठाएगी, लेकिन ये सब निराधार है। जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, ये भी पता चल रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई, साथ ही साथ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से भी संबंध निकल रहे हैं। अतीक के एटीएस जांच कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली सरकारें जो थी 70 साल से इन्हीं नेटवर्किंग के बहाने चल रही थी। आज जनता जब जान गई कि ये हमारे साथ नहीं बल्कि इस तरीके से जालियाओं के साथ हैं, और उसके वजह से हम लोग, ये भारत पिछड़ रहा है, उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है। ऐसे में जब जनता इनसे दूर हो गई, आज अवसर आया और जांच एजेंसियां जो हैं अपने स्वतंत्र काम कर रही हैं, तो सारे नेटवर्क ध्वस्त हो रहे हैं। अब देखिएगा, जो हमारी सरकार ने जो वादा किया जीरो टॉलरेंस का, वो पूरा करेंगे हम, और हम भय मुक्त, माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त सब उत्तर प्रदेश में शासन करें, सर्वोत्तम होगा। और ये जितने भी कनेक्शन है वो सब अपने आप कट के खत्म हो जाएंगे और सब लोग जेल के सलाखों में। एक सवाल प्रयागराज में लगातार उठ रहा है कि अतीक अहमद के भाई अशरफ के साथ में पुलिस की एक डील हुई थी कि पुलिस कह रही थी कि आप हमको शूटरों का पता बताइए, अगर आप पता बताएंगे तो आपके खिलाफ जो केसेस हैं उसमें नरमी बरती जाएगी। लेकिन अशरफ मुकर गया, पुलिस ने सख्ती की जिससे ये पता बताया, कुछ ऐसा भी निकल कर आ रहा है। तो क्या अशरफ ने पुलिस की कोई मदद की है?
अब इस आवाज़ से पता ही चलता है कि उनका भाई खुद ही मान लिया कि वो अपराधी थे भाई, तभी तो पता बताने के लिए तैयार हो गया था। तो आज के दिन में ढेर सारे एविडेंस हैं। अब बाकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई उस पर हम लोगों को कोई चर्चा नहीं करना है, लेकिन अब इस घटना पर जो भी है उससे ज़्यादा जो एसटीएफ के लोग हैं, जो वहाँ एसपी थे, जो टीम थी, वही बता सकते हैं और वो सारे लोग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, जो बता रहे हैं कि विपक्ष केवल आवाज उठा रहा है, बात कर रहा है पिछड़े और दलितों की। कैमरामैन निखिल के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने अतीक के बेटे और शूटर के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया और हमारी योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। अखिलेश यादव की योजना थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, हमारी योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो जिन माफिया को उन्होंने सांसद बनाया, विधायक बनाया, उनको पाला पोसा बड़ा किया, आज उनकी फसल जो माफिया की थी नष्ट हो रही है, तो उनको कष्ट हो रहा है। और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आज आप देखिए, एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में इस बात की संतुष्टि है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वहीं पे अखिलेश यादव जी को कष्ट हो रहा है। वो ट्वीट कर रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। अखिलेश और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और शूटर गुलाम एनकाउंटर में मारे गए हैं। यूपी के झांसी में पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर किया, जिसके बाद अब इस मामले में झांसी के बड़ागांव थाना में 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। ये तीनों एफआईआर यूपी एसटीएफ की तरफ से दर्ज कराई गई हैं। शूटआउट की क्या है पूरी कहानी, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। तारीख 13 अप्रैल 2023, जगह परीक्षा बांध झांसी, वक्त सुबह 11:30 बजे। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड असद और शूटर गुलाम के खात्मे की कहानी एसटीएफ ने उसी वक्त लिख दी थी जब उसने झांसी के बड़गांव इलाके में एसटीएफ पर फायरिंग शुरू की थी। हम आपको बताते हैं आखिर जब एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची तो उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ एनकाउंटर। सतीश पांडे के घर रुका था गुड्डू मुस्लिम। एसटीएफ के पहुंचते ही गुड्डू मुस्लिम फरार। असद और गुलाम के झांसी में छिपने की खबर। डिप्टी एसपी नवेंद्र कुमार और डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने घेराबंदी की। 5 लाख का इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम परीक्षा पावर प्लांट में किसी सतीश पांडे के घर में छिपा हुआ है। एसटीएफ जब तक उस तक पहुंचती वो फरार हो चुका था। मुखबिर ने बताया कि असद और गुलाम झांसी में छिपे हुए हैं। इसके बाद डिप्टी एसपी नवेंद्र कुमार और डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने 2 अलग अलग टीमों के साथ पोजीशन ली। एक मुखबिर ने बताया कि चिरगांव से बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर सवार होकर असद और गुलाम पारीछा की तरफ निकले हैं। असद काले रंग की टोपी और पठानी सूट पहने था, जबकि गुलाम काले रंग का लोअर और टी शर्ट पहने था और सिर पर रुमाल बांधे है। इसके बाद दोनों टीमों ने पारीछा बांध के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी। पारीछा बांध से 100 मीटर पहले ही दोनों आते हुए दिखे। डिप्टी एसपी नवेंद्र ने ओवरटेक करने की कोशिश की, दोनों को सरेंडर करने को कहा। असद और गुलाम ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह की टीम ने घेर लिया। गुलाम की बाइक कच्चे रास्ते पर गिर पड़ी। दोनों ने एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी। जिंदा पकड़ने की कोशिश में थी एसटीएफ की टीम। दोनों की फायरिंग पर जवाबी कार्रवाई। थोड़ी देर बाद फायरिंग बंद हो गई। एसटीएफ ने दोनों को घायल पाया। एसटीएफ ने 112 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल के लिए रवाना किया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो असद को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया और कब्रिस्तान पहुंचे असद के नाना हामिद अली ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। तो अगर आप लोग ज्यादा ना बुलाएं तो अच्छा होगा। कैसे क्या क्या किया गया? हमारा जो है तो रिश्ते में नाती लगता है हमारा। नहीं, सगा नहीं है, हमारी जो है क्या नाम है, रिश्ते में नाती है। ये बताएं, जिस तरह से किया गया है, ये जो लास्ट राइट्स होते हैं, अंतिम संस्कार होते हैं, जो घर के लोग आने चाहिए थे, परिवार के लोग आने चाहिए थे, अतीक और अहमद और अशरफ ने भी मांगी थी, अनुमति मांगी थी, नहीं दी गई, तो इस पर कोई परिवार के लोगों को अफसोस हो? भाई देखिए, ऐसा है, कानूनी प्रक्रिया है। अगर शासन ने, प्रशासन ने या कोर्ट ने अगर उनको आदेश नहीं दिया तो उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई हमको मतलब उस पर वो नहीं है।
तकलीफ तो इस बात की है कि हाँ किसी माँ बाप को देखने नहीं दिया गया, तो वो तो थोड़ा तकलीफ तो है ही है। उनके बाप को पूछना चाहिए, उनके दिल से पूछना चाहिए कि हमारा औलाद हम उसको देख नहीं पाए, रहते हुए जिंदा रहते हुए नहीं देख पाए। तो ये चाहिए था कि मतलब कि कोर्ट के जरिए या शासन प्रशासन के जरिए से चाहिए था कि उनको कहीं दिखला देते। ये में लड़के जो है पढ़े हुए हैं, काबिल हैं, ऐसी बात नहीं थी, मगर ये कि कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई, कहाँ से उसका दिमाग क्या हो गया, बस इतनी सी बात है। पुश्तैनी मकान क्यों नहीं ले जाया गया? पुश्तैनी मकान को भाई मैंने तो कोशिश पूरी किया कि वहीं मैंने सारा अरेंजमेंट रखा था, मगर वहाँ पर जो है तो वहाँ पर नहीं करने दिया, ला करके यहाँ कराया। तब इसके लिए अब हम क्या करें। और अतीक अहमद गैंग के सदस्यों का प्रतापगढ़ और उसके आसपास के कोर्ट में सरेंडर करने को लेकर अलर्ट के बाद अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने प्रतापगढ़ जिला न्यायालय में फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अतीक अहमद गैंग के सदस्यों का प्रयागराज और उसके आसपास के कोर्ट में सरेंडर करने को लेकर लखनऊ से अलर्ट जारी किया गया है। और मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजीव सुमन ने दमकल विभाग की गाड़ियों को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। दमकल कर्मी इस रैली के माध्यम से आमजन को आग की घटनाओं से बचाने के लिए जागरूक करेंगे और लोगों को अग्नि सुरक्षा उपकरण जो है उनकी जानकारी भी देंगे। इसका उद्देश्य एक ऐतिहासिक उद्देश्य है। सन 1944 में एक स्टीफेंस नाम के एक जहाज़ में आग लग गई थी, जिसमें 66 अग्निशमन कर्मी की मृत्यु हुई थी। उसी की प्रेरणा से, उसी के उपलक्ष्य में, उन्हीं को याद करने के लिए उन शहीद जवानों को हर वर्ष अग्निशमन सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष भी वो एक हफ्ते का कार्यक्रम 14 से लेकर 20 तक का है, जिसमें प्रमुखतः अग्निशमन के संबंध में लोगों को जागरूकता फैलाना। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्लस जितने दुकानदार, जितने व्यापारी संगठन हैं और जितने भी लोग हैं पब्लिक जो अपने घर बनाते हैं, सभी लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या फिर अपने घरों में अग्निशमन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। खबर कानपुर देहात से है, जहां संदिग्ध हालात में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घर के अंदर चारों के शव मिले हैं। परिवार के मुखिया का शव पंखे से लटका मिला है। 7 दिन पहले घर का मुखिया गुजरात से घर आए थे। मृतक दंपति और बच्चों के पैर से खून के निशान मिले हैं। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच के जायजा ले रहा है, जांच कर रहा है। भोगनीपुर कोतवाली के बरौनी थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का यह मामला है। तो मृतक दंपति और बच्चों के पैर से खून के निशान मिले हैं। तो फॉरेंसिक टीम जो है वो अब यहां पे जांच कर रही है। पुलिस की टीम यहां पहुंची है। भोगनीपुर कोतवाली के बरौनी थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव की यह घटना है। तो कानपुर देहात में संदिग्ध हालात में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, यानी संदिग्ध हालात में शव घर के अंदर से मिले हैं। अब पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या है, कैसे इनकी मौत हुई। क्योंकि एक फांसी के फंदे पे घर का जो मुखिया था उनका शव लटका हुआ था। 2 बच्चों के पैर पे खून के निशान हैं। पत्नी की भी मौत हो गई। सलीम इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सलीम, संदिग्ध हालात में 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं, क्या कुछ शुरुआती जांच में पाया गया? जी देखिए, जो घर का मुखिया था ये बाहर रहता था। अभी महज 1 सप्ताह पहले जो है कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में रहने आया था। यहाँ इसकी फैमिली रहती थी। फैमिली में पति था, इनके साथ एक पत्नी है, एक बेटी है, बेटा है। और आज जो है संदिग्ध अवस्था में जो है घर में 4 की लाशें मिली। जो पिता है इंद्रपाल, इसकी डेड बॉडी जो है छत में पंखा लगा था उससे लटकी मिली है। और इसकी पत्नी की और बेटी की लाश जो है बेड पर औंधे मुंह पड़ी थी। ऊपर से जो है कपड़े पड़े हुए थे। मामला हत्या लग रहा है, आत्महत्या का है? देखिए, अभी फिलहाल इस संदर्भ में पुलिस टीम कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फॉरेंसिक टीम बुला ली गई है, डॉग स्क्वाड टीम लगा दी गई है। लगातार पुलिस 2 एंगल पे जांच कर रही है। जांच की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम जानकारी के लिए। तो पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है वो जांच कर रही है। संदिग्ध हालात में 4 लोगों के शव एक ही परिवार के घर से बरामद हुए। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां रेलवे स्टेशन पे स्टेशन अधीक्षक विपिन त्यागी की मौत हुई और निर्माणाधीन मकान में घूमते हुए जाल से वो नीचे गिर गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।